चलिए भाई। नमस्कार बच्चों। तो थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया है ना। अभी जो केसेस वगैरह हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करेंगे। अभी तो ठीक है, एक आध क्लास ऐसे चलने देते हैं। तो हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन्स का हेलोजनेशन देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, और उस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हेलोजनेशन पर उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेकिन अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे भी हैं, जान लेनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए अब इसमें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, क्या क्या होगा, ये सारी बातें करी थी। अब हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज़्म बेस्ड एक प्रॉब्लम इसका और आता है ना, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और परसेंट कैलकुलेशन पर भी क्वेश्चन आता है ना, कि मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन कराएंगे तो कितना परसेंट प्रोडक्ट बनता है ना, कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट बनेगा, उस पर भी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। आगे इस पर देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम जो अगर हम लोग लिखें तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। अभी समझेंगे क्या बात है। तो उससे पहले एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, है ना, यहाँ पर जो बात हम लोग देखने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी मतलब कौन कितना रिएक्टिव है, सेलेक्टिविटी मतलब कौन कम रिएक्टिव है, सेलेक्टिव ज़्यादा है ना। तो क्लोरीनेशन इज़ हाईली रिएक्टिव वाइल ब्रोमिनेशन इज़ सेलेक्टिव, ये एक स्टेटमेंट है, और ये हम लोग आगे भी है ना इस्तेमाल करेंगे। सवालों में भी इस कॉन्सेप्ट का जो है सीधा सीधा एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी में एक स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लिया जाए कि क्लोरीनेशन इज़ हाईली रिएक्टिव, क्लोरीनेशन इज़ हाईली रिएक्टिव वाइल ब्रोमिनेशन इज़ सेलेक्टिव। ठीक है, या इसको दूसरे तरह से बोला जाए तो क्लोरीन इज़ रिएक्टिव वाइल ब्रोमीन इज़ सेलेक्टिव। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बोला मैंने ना, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, किस मैकेनिज्म, किस टॉपिक का पार्ट है ये, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स का पार्ट है, तो हम लोग उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव वाइल ब्रोमीन इज़ सेलेक्टिव, ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, हेलोजनेशन के लिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म दर मैकेनिज्म बातें हो रही हैं, है ना, जिस मैकेनिज्म पे जो बात है वो उसी मैकेनिज्म में अप्लाइड है। अदरवाइज मैं कोई बात जो यूनिवर्सली ट्रू है तो वो मैं बोलूँगा आपको ना कि ये बात हमेशा ट्रू है, ये बात हमेशा सही है। ठीक है ना, और बोलता भी आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग मैकेनिज़्म अगर आप लोग एक बार फिर से खोलें, है ना, जो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म था इसका हेलोजनेशन का, तो उसमें चेन प्रोपगेशन स्टेप का स्टेप ए क्या था, याद है किसी को? स्टेप ए ऐसा था ना कि एक एल्केन हुआ करता था, और जो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो हेलोजन फ्री रेडिकल बना था, वो हेलोजन फ्री रेडिकल इस H फ्री रेडिकल को, मतलब इस RH बॉन्ड को होमोलिटिक तरह से तोड़कर इस HX का है ना बॉन्ड बनाकर बाहर हो जाता था, और साथ में मिलता था अपने को R फ्री रेडिकल। याद है भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता था, है ना, और यही वाला स्टेप इसका क्या होता था, RDS होता था। ठीक है, और साथ में अपना HX बाहर हो जाता था। याद है ये वाला मैकेनिज्म, है ना, ये वाला स्टेप। और इसमें हम लोग लास्ट जो उस मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक्स पर भी बात करी थी, है ना। तो ज़रा उस पर अगर बात करें तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है, अगर उसकी बात करें तो फ्लोरीन के लिए सबसे कम होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन के लिए होता है, फिर ब्रोमीन के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, आयोडीन के लिए होता है। ये याद है ना सबको? ठीक है, फ्लोरीन के लिए ये नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, क्लोरीन के लिए एंडोथर्मिक है, ब्रोमीन के लिए एंडोथर्मिक है, और आयोडीन के लिए भी एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा H का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा H का वैल्यू अगर पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है। तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर जो
डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो वो क्लोरीन के डेल्टा एच, जब हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पे क्लोरीन ले लेंगे, उसकी जगह पर अगर ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमीन का जो इस स्टेप का जो डेल्टा एच है वो ज़्यादा होता है किससे, क्लोरीन से। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्लियर हुआ बात। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है, पहले ही देखे हैं हम लोग, और आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है, ये भी पहले देखे हैं। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं है ना, मतलब हैलोजनेशन प्रोसेस में। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही जो अपना है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, हैलोजन्स हैं जिनसे हम लोग हैलोजन कराना चाहते हैं या कराते हैं। क्लियर हुआ इतना बात। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ एक्सप्लोजिव एंड दिस इज़ रिवर्सिबल, तो इनके लिए बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक से रिएक्शन कोई कराना नहीं चाहेगा, कौन एक्सप्लोजन में रहना चाहता है, और एक से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पर, इन दोनों पर ही इस पर मैक्सिमम बात होती है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप का जो स्टेप ए है उसमें फ्री रेडिकल बनता है, और यही वाला स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए, है ना, अब अगर देखा जाए तो अब जो यूनिवर्सल बात मैं बोल रहा हूँ ना, बोला था मैंने कि अगर कोई स्टेप आरडीएस होता है तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना फास्टर रेट होगा। क्लियर है बात। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख लिया जाए कि जो इस पूरे हैलोजनेशन के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर हैलोजन के लिए ये वाला आरडीएस है ना, मतलब कोई भी हैलोजनेशन ले लोगे तो यही वाला आरडीएस है। और आरडीएस में भी, है ना, जैसे मान लो क्लोरीन के लिए ही या ब्रोमीन के लिए ही अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन के लिए अलग अलग रेट होने वाला है। नहीं समझे बात, समझाता हूँ मैं ये समझाता हूँ कि इस एल्केन में कई टाइप के हाइड्रोजन हो सकते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन भी हो सकता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी हो सकता है, टर्शियरी हाइड्रोजन भी हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इस एल्केन में जो टाइप का हाइड्रोजन निकलेगा उससे बनने वाला जो रेडिकल है वो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना रेट फास्ट होने वाला है। ये बात तो हम लोग पढ़े ही हैं पहले कि बनने वाला इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रेट उतना फास्ट होगा। तो मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर फॉर अ फिक्स्ड हैलोजन मान लो क्लोरिनेशन ही करा रहे हैं तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ है ना आर फ्री रेडिकल फॉर्म्ड। बोलो तो जरा, मतलब ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब अगर हम लोग रेट की बात करें, है ना, सेम हाइड्रोकार्बन में जो टर्शरी हाइड्रोजन होगा, है ना, या जो टर्शरी रेडिकल बनेगा तो उस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी यहाँ से जाने के लिए ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी का होगा और फिर प्राइमरी का होगा। नहीं समझ के बाद क्लियर हुआ ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये रेडिकल अगर टर्शरी बना जिस हाइड्रोजन को हटाकर, तो वहाँ पर हैलोजनेशन का रेट फास्टर होने वाला है कंपेयर टू जहाँ सेकेंडरी बना या प्राइमरी बना। समझ के बाद चलो, तो इतनी बात अगर हम लोग समझें, अब हम लोग आते हैं सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी पे। देखो तो ये हो गया कॉन्सेप्ट अपना, है ना, ये मैकेनिज्म पर बेस्ड हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब जरा देखो, अगर मान लो हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्या इसका आउटकम हो रहा है, अब ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है, एक ये ले लिया आइसोब्यूटेन टाइप का मॉलिक्यूल, और इसका हम लोग मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं। मोनोब्रोमिनेशन मतलब कहीं एक जगह आएगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कोई आपसे पूछे तो आप बता दोगे, है ना। एक प्रोडक्ट देखो ये बनेगा CH2, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, और एक प्रोडक्ट यहाँ पर और पॉसिबल है जो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। बोलो भाई, तो एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। बोलो सर यहाँ पर भी तो आ सकता है, तो जब यहाँ पर भी आएगा तो प्रोडक्ट का IUPAC नेम तो सेम ही होगा ना, तो मतलब यहाँ पर भी अगर आएगा या यहाँ पर भी आएगा तो प्रोडक्ट यही बनेगा, और हम लोग मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो मतलब स्ट्रक्चरली केवल यही दोनों मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। क्लियर हुआ बात इतना। तो अब देखो यहाँ पर
अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो अपना मॉलिक्यूल है ना, इन दोनों में से मेजर और माइनर अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये वाला टर्शरी हाइड्रोजन को हटा के आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, मतलब यहाँ पर ये वाला स्टेप होगा ही, तो जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा जिसके पास 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना। और अगर ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएगा जिसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। तो जितना स्टेबल ये फ्री रेडिकल बनेगा उतना फास्टर रेट होगा, उतना ज़्यादा वो कंपाउंड बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ देखने में मिली कि इस प्रोडक्ट का जो परसेंट था वो करीब करीब 99% ये बना। और ऑफ कोर्स क्योंकि ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है तो जल्दी बनेगा तो ज़्यादा बनेगा, नहीं। और इसका ट्रेसेस में बना, ट्रेसेस मतलब 1% या 99.99% के आसपास ये बनता है, नहीं, मतलब ये 1% या बहुत कम बना प्रोडक्ट मिक्सचर में। तो यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए बेटा हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पर, है ना, क्लोरीनेशन कराएं और यहाँ पर भी हम लोग मोनोक्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका मोनोक्लोरीनेशन आप कराओगे तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, CH3CH, CH2Cl, यहाँ पर CH3 है, और प्लस एक प्रोडक्ट और मिलेगा CH3CCl, CH3CH3, बोलो तो ज़रा, है ना। तो यहाँ ऊपर ब्रोमिनेशन के केस में ये वाला प्रोडक्ट अपना मेजर रहा, ठीक है। और क्लोरीनेशन के केस में अगर हम लोग बात करें तो पूछा जाए आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ इन दोनों में कौन सा मेजर होगा, तो आप सेम कॉन्सेप्ट लगाकर अब बोलोगे सर डिफरेंस ही क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन है ब्रोमीन की जगह पर, यही मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन आया इसका वो थोड़ा सरप्राइजिंग आया। सरप्राइजिंग क्या आया, इसका जो परसेंट बना, ये दिस इज obtained only 37% and this is obtained as much as 63%, है ना। मतलब इस बार अगर परसेंट बेसिस पर बात करें हम लोग तो ये वाला कंपाउंड मेजर हो गया और ये वाला कंपाउंड माइनर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये मेजर क्यों हो गया जबकि यहाँ पर तो ये मेजर था, ठीक है। तो यही बात हम लोग कर रहे हैं सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी में, इसी पर बात करनी है कि क्यों ऐसा कहानी पलट गई, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा इसको समझा जाए, ठीक है। देखो ज़रा, अगर हम लोग बात करें, है ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, है। देखो अब ज़रा समझा जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो अगर मान लो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान दें, है ना, उसका रीज़न की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या रीज़न है कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा H ऑफ क्लोरीन इस स्टेप का ये ज़्यादा है या डेल्टा H ऑफ ब्रोमीन ज़्यादा है, दोनों एंडोथर्मिक हैं लेकिन ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा ब्रोमीन का डेल्टा H है, ये देखे थे, लिखे थे हम लोग, क्लियर हुआ बात इतना। अच्छा, किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है वो नीचे होता है और जो प्रोडक्ट का एनर्जी होता है वो ऊपर होता है, बोलो क्लियर है बात। एंडोथर्मिक तभी ना हुआ कि रिएक्टेंट का एनर्जी कम और प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा, तभी वो रिएक्शन जो ऐसा एनर्जी प्रोफाइल बना के जाएगा वो स्टेप या वो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, है ना, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर इसका डेल्टा H ज़्यादा है तो इस वाले RDS वाले स्टेप का जो स्टेप मैं लिखा हूँ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं थोड़ा सा कंटेंट बना रहे हैं, है ना, R फ्री रेडिकल और HX, ठीक है। इस वाले स्टेप का अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टेप है ये ब्रोमिनेशन के लिए भी और क्लोरीनेशन के लिए भी, और डेल्टा H ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन डेल्टा H ऑफ क्लोरीन, तो ज़रा मुझे बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी इस वाले स्टेप के लिए
ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के केस में किसके लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा, सोच के बताओ, है ना भाई। डेल्टा एच जिसका ज़्यादा होगा, ऐसे समझो, बड़ा सिंपल सी बात है। रिएक्टेंट का एनर्जी ये हो गया, प्रोडक्ट का एनर्जी ये हो गया, है ना, ये आर फ्री रेडिकल, इसका एनर्जी ये हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा डेल्टा एच पहले बताओ। इस अगर ये एनर्जी प्रोफाइल है, मैं ऐसा खींच दिया हूँ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बना दिया हूँ, यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो इस स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, जरा देख कर बताओ, वो इस डेल्टा एच क्या है, ये जो गैप है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये जो गैप है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नहीं, तो जो इस स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो इस डेल्टा एच से के वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगा, ऊपर से ही आएगा तभी ना प्रोडक्ट पे पहुंच पाएगा। अगर नीचे से आएगा तो प्रोडक्ट पे कहाँ पहुंच पाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी इसके डेल्टा एच से ज़्यादा ही होने वाला है, कम नहीं होगा। क्लियर बात इतनी। अच्छा, तो जिसका डेल्टा एच ज़्यादा होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए भाई, स्टेप बड़ा हो गया। अगर जिसका डेल्टा एच ज़्यादा होगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी और ऊपर से जाना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आई कि इस स्टेप के एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सिंस ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि क्लोरीन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ब्रोमीन के एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगा इस स्टेप के लिए। मतलब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉर क्लोरीन, है ना, इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ब्रोमीन। ये बात भी लिख सकते हैं क्या, बोलो, ये बात भी ट्रू है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब देखो, है ना, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ हम बना रहे हैं क्लोरीन के लिए और यहाँ पर भी एक छोटा सा ग्राफ बनाएं और ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग ब्रोमीन के लिए, ठीक है, इस स्टेप के एनर्जी प्रोफाइल का। तो यहाँ पर अपना एल्केन रहा था प्लस यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल था, क्लोरीन रेडिकल इस H को लेकर भाग गया और मान लीजिए कि ये H जो है वो टर्शरी है, टर्शरी H है, तो जो यहाँ पर रेडिकल बनेगा वो टर्शरी बनेगा और ये जो वैल्यू है दिस गैप इज दिस डेल्टा H, नहीं। और ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन में भी सेम यहाँ पर RH और लेटस से यहाँ पर जो रेडिकल होगा वो कौन होगा, ब्रोमीन होगा। और क्योंकि इसका डेल्टा H ज़्यादा है तो जो टर्शरी ही है, मान लो ये वाला H सेम H है, सेम मॉलिक्यूल है, सेम रिएक्शन हो रहा है, तो इसका जो टर्शरी का जो मैं एनर्जी लिखूंगा वो इस टर्शरी से ऊपर लिखूंगा कि नीचे लिखूंगा, बताओ मुझे ज़रा। क्योंकि यहाँ से जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है उसका डेल्टा H ब्रोमिनेशन के केस में ज़्यादा है और क्लोरीनेशन के केस में कम है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ऊपर लिखूँगा। बोलो भाई, ये ब्रोमिनेशन के लिए लिखूँगा ना ऊपर, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल कैसे होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम जो है वो डेल्टा H से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, तो कुछ ऐसा आएगा, इसका एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा। यहाँ से इसका एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा होगा, बोलो ज़रा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है क्लोरीनेशन के लिए और ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मैं यही बात समझा रहा था। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कंपैरेटिव ग्राफ है ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोटा बनाया उसको बड़ा बनाऊँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप समझिए, ठीक है। बात इतनी समझ में आई। अब ये तो टर्शरी का केस हो गया। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी होता तो जो फ्री रेडिकल बनता वो भी सेकेंडरी बनता, तो वो फ्री रेडिकल टर्शरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता या कम स्टेबल होता। टर्शरी फ्री रेडिकल से सेकेंडरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता, तो एनर्जी में टर्शरी से ऊपर होता, मतलब कहीं यहाँ कहीं होता सेकेंडरी, और अगर प्राइमरी होता तो यहाँ कहीं होता। क्लियर हुआ बात। तो अगर सेकेंडरी ये हाइड्रोजन होता तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसी आती, प्राइमरी ये हाइड्रोजन होता तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसे आती, होता तीनों एंडोथर्मिक ही, ठीक है। अब इसमें अगर सेकेंडरी होता तो इसमें भी ऊपर होता और प्राइमरी होता तो इसमें भी ऊपर होता, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसा आता।
दिख रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? मतलब करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो टर्शरी है तो इसका टर्शरी है तो डेल्टा एच ज़्यादा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है ना? सेकेंडरी है, इसका सेकेंडरी है तो डेल्टा एच टर्शरी वाले इससे ज़्यादा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी हुआ, इसका तो ज़्यादा ही है डेल्टा एच। क्लियर हुआ ना बात? तो ऐसा हुआ बात, है ना? ग्राफ से समझिए, बहुत मज़ेदार बात है, बहुत, है ना? एकदम समझेंगे हम लोग इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, देखो तो ये मेरे ख्याल से ये मैं क्लियर हूँ इसमें यहाँ तक। अब देखो, अब सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, वापस अपने प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी और क्यों हम लोग यहाँ पर इतना बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये थी कि क्यों ऐसा हुआ कि ब्रोमिनेशन के केस में टर्शरी वाला मेजर बना और क्लोरीनेशन के केस में जो प्राइमरी पर आया था वो मेजर हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब बोलो सर वही स्टेटमेंट आपने बोल दिया है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ समझो। देखो, क्योंकि इसका जो डेल्टा एच है ये कम है, क्लोरीनेशन का कम है, तो तीनों के लिए कम है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन तीनों के लिए ये वैल्यू जो होगी वो कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। भाई टर्शरी के लिए इतनी है तो सेकेंडरी के लिए थोड़ी ज़्यादा, प्राइमरी के लिए थोड़ी ज़्यादा। और ये वैल्यू अगर डेल्टा एच ब्रोमिनेशन का ज़्यादा है तो ये सबके लिए ज़्यादा होगा नहीं? तो मतलब ये वाले स्टेप में क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है टर्शरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी, प्राइमरी के लिए भी, एज कंपेयर टू इसका एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसके एक्टिवेशन एनर्जी के कंपैरिजन में इसका एक्टिवेशन एनर्जी तीनों का काफ़ी कम है। जो ग्राफ में बना है वही बात समझा रहे हैं। तो अब इस क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्लोरीन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है इस रिएक्शन के दौरान कि ये उछल के इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है। मतलब क्लोरीन को इसकी चिंता नहीं है कि हमको प्राइमरी से रिएक्ट करना है कि सेकेंडरी से करना है कि टर्शरी से करना है, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये इन तीनों में से किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत आसानी से, है ना, क्रॉस कर सकता है। तीनों को आसानी से क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच सकता है। समझ के बाद इसको एनर्जी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रोमीन बेचारे के पास, है ना, क्योंकि इसका डेल्टा एच ज़्यादा था इसलिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था, तो इस बेचारे के पास दिक्कत ये है कि अब इसके पास, है ना, ये क्लोरीन जैसा फ्रीडम नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? कि यहाँ पर क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो टर्शरी पे जाने में ही उसकी हालत ख़राब है, क्योंकि बहुत ऊंचा रास्ता है। अब सेकेंडरी पे जाने में और ऊंचा जाना पड़ेगा, तो प्राइमरी पे जाने पे और ऊंचा जाना पड़ेगा। तो ब्रोमीन क्या करता है? ब्रोमीन क्या करता है? वो सिलेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब कोलिजन से रिएक्शन कैसे होता है? कोलिजन से। तो जब कोलिजन होता है ब्रोमीन का, तो जरूरी नहीं कि हर ब्रोमीन रेडिकल के पास इतनी एनर्जी हो कि उस कोलिजन के समय अगर प्राइमरी टाइप का हाइड्रोजन आ जाए, उसके ठीक सामने कोलिजन के समय प्राइमरी टाइप का हाइड्रोजन आ जाए तो उसको बाहर कर पाए, उसको खींच पाए। समझ के बाद तो वो कोलिजन बेकार चला गया। मतलब ब्रोमीन आया, प्राइमरी हाइड्रोजन आया, टकराया, लेकिन ब्रोमीन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये इस H को लेकर ये स्टेप करवा सके, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो वाला ब्रोमीन वो रिएक्शन नहीं करा पाया। ठीक है, फिर दोबारा कोलिजन हुआ। अब इस बार उसके सामने टर्शरी पड़ गया। तो जब उसके सामने टर्शरी पड़ गया तो अब उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो यहाँ से टर्शरी फ्री रेडिकल बना सका। तो मतलब अगर 20 बार कोलिजन हो रहा है ना, और प्राइमरी आ रहा है सामने या सेकेंडरी आ रहा है ना, तो रिएक्शन वो नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है। कुछ ही ब्रोमीन फ्री रेडिकल जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, केवल वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल इससे रिएक्ट कर पा रहे हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी से। मैक्सिमम जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? टर्शरी से कर रहे हैं। लेकिन क्लोरीन पे फिर वापस आओ। क्लोरीन की बात करें तो भाई क्लोरीन के पास एनफ एनर्जी है, क्योंकि इस और एनफ एनर्जी कहने का मतलब मैं एनफ एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एनफ एनर्जी मतलब एनर्जी जितना इसके पास है उतना एनर्जी इसके पास भी है, रूम टेम्परेचर वाली, है ना, जो 3/2 kT या RT हम लोग पढ़ते हैं। तो सेम एनर्जी है दोनों के पास,
लेकिन क्योंकि इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसको रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम है, उसकी तुलना में इसके पास एनर्जी सफिशिएंट है कि वो तीनों में से किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अब क्लोरीन के साथ क्या हुआ, कोलाइड हुआ, प्राइमरी पड़ा, कर गया रिएक्ट, सेकेंडरी पड़ा, कर गया रिएक्ट, टर्शरी पड़ा, कर गया रिएक्ट, मतलब कोई भी पड़ा उसके सामने तो रिएक्शन कर दिया उसने। तो अब क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि तीनों का जो एक्टिवेशन एनर्जी है लगभग कंपेरेबल होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा सेकेंडरी ज़्यादा है, थोड़ा सा प्राइमरी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा गैप नहीं है कि इसका सेकेंडरी वाला इसके प्राइमरी वाले से या टर्शरी वाले से ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है ना। ये ओवरऑल वैल्यू तीनों के लिए इसका और इसका ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या किया कि अब तीनों टाइप के हाइड्रोजन से, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप के हाइड्रोजन से इक्वल आसानी के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट जो डिसाइड होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उस टाइप के हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। अब जरा फिर से अब आए उस एग्जाम्पल पे, ये लिया था हम लोगों ने मॉलिक्यूल, ये लिया था ना, और इस पे क्लोरीनेशन करा रहे थे, बोलो भाई। तो अब इस बात पर आते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल में इस तरह के ये जो प्राइमरी हाइड्रोजन हैं ये खूब भर भर के हैं, तीन इधर तीन इधर तीन इधर, है ना। तो जब, और इस टाइप का हाइड्रोजन कितना है, एक। तो जब क्लोरीनेशन के केस में जब कोलिजन होगा तो बताओ ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि किस टाइप के हाइड्रोजन की हैं कि वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कोलाइड करेगा, ऑफ कोर्स इसके हैं। तो और क्लोरीन को कोई खास दिक्कत प्राइमरी से रिएक्ट करने में नहीं है, तो इसका मतलब वो जितनी बार कोलाइड कर रहा है उतनी बार प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। क्लियर हुआ। लेकिन ब्रोमिनेशन बेचारे के साथ क्या दिक्कत है कि वो कोलाइड तो इससे अभी भी ज़्यादा कर रहा होगा, लेकिन ब्रोमीन के पास इतना एनर्जी नहीं है, या ये बोला जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको प्राइमरी के लिए, इसलिए जब इससे कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। मेरी बात आई समझ में। तो जब जब वो टर्शरी से रिएक्ट कोलाइड कर रहा होगा तभी ये प्रोडक्ट बन पाता है, समझ के बात। सो इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है ना। ओवरऑल बात करें तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इट इज़ जस्ट रिएक्टिव, है ना। वो क्या किया, वो एल्केन पड़ा हुआ है, वो गया क्लोरीन और जिससे भी कोलाइड हुआ उससे फटाफट रिएक्ट करते हुए गया, तो दिस इज रिएक्टिव, है ना। लेकिन ब्रोमीन क्या कर रहा है, जब उसका कोलिजन प्राइमरी से हो रहा है रिएक्ट नहीं कर रहा, सेकेंडरी से हो रहा है रिएक्ट नहीं कर रहा, टर्शरी से हो रहा है तो रिएक्ट कर रहा है। मतलब ब्रोमिनेशन बिकम सेलेक्टिव, ब्रोमीन जो है वो सेलेक्टिव हो जा रहा है, नहीं जब टर्शरी मिलेगा तभी हम रिएक्ट करेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो ये है सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रोमिनेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी से रिएक्शन नहीं होगा या कहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि उसके चांसेस कम हैं, टर्शरी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए जो इससे ब्रोमिनेशन में प्रोडक्ट मिला था वो 99% जो था वो टर्शरी वाला बना था, लेकिन 1% ये प्राइमरी वाला बना था ना, 1% या ट्रेसेस में जो हम लोग बात किए थे। तो वहाँ पे चांस हो सकता है दोनों से, प्राइमरी सेकेंडरी से भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। क्लियर हुआ बात इतना। तो ये बात क्लियर हुई, है ना। तो अब इसका जो असर है ना, इसका जो एक आउटकम है, एक तो ये बात समझ गए हम लोग सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, है ना। इसका यूज़ भी हम लोग समझेंगे कि आगे कहीं चलकर यहाँ से अपने को टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड बनाना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एरो पे जब कहीं मान लो कन्वर्जन दे दे कि बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, मान लो ये बोल दे तो विच हैलोजन शुड बी टेकन। अगर ये सवाल पूछ दे तो आप तुरंत क्या करोगे, ब्रोमीन सेलेक्ट करोगे। अगर आप क्लोरीन कर दिए, अगर आप फ्लोरीन कर दिए तो आप गलत हो जाओगे, है ना। तो एक तो सीधा सवाल ये होगा, है ना, और फिर इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन भी होगा। एक तो सीधा बात ये हो गया, और अब इस पर, है ना, इतना हम लोग कर लिए हैं। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, है ना। चलो देखते हैं, पहले इतना नोट कर लो, इतना बात क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब हेडिंग कर लो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स, है ना, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, है ना। और ये भी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग हैलोजेनेशन ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला ही बात पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखो, अब आपको ऐसा सवाल आता है ना, ऐसा सवाल आया, मान लो ये प्रोपेन बनाया हूँ मैं, और प्रोपेन में मान लो क्लोरीनेशन दे दिया, है ना, और मोनोक्लोरीनेशन करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। मान लो आपसे इससे पूछ ले कि भाई बताओ x%, ये कितना परसेंट बनेगा और ये कितना परसेंट बनेगा, है ना। तो इस मैकेनिज्म के लिए फ्री रेडिकल जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना, एल्केन का, इस मैकेनिज्म के लिए ये बात कैलकुलेट कर पाना हम लोग के लिए मुमकिन है ना। तो यही बात हम लोग को सीखना है कि कैसे इसका परसेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ज़रा समझो। अच्छा, थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू पहले दे दें, है ना, क्या करने वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या अप्रोच हम लोग का होने वाला है, कैसे निकाला गया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ज़रा देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, है ना, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। तो मतलब ये जो क्लोरीन ये वाला प्रोडक्ट बना होगा, है ना, वो उसके पास जब कोलाइड कर रहा होगा इस एल्केन से, इस प्रोपेन से, तो इसके पास, है ना, 6 हाइड्रोजन इसके पास चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट बना ले। मतलब कोलिजन के दौरान, है ना, कि इन 6 में से अगर एक भी हाइड्रोजन सामने पड़ गया, चाहे यहाँ पर 3 में से कोई भी एक या चाहे यहाँ पर 3 में से कोई भी एक, तो भी प्रोडक्ट यही बनने वाला है ना। अगर यहाँ आया तो ये बना, यहाँ आया तो भी तो यही बना, दिखा बात। तो इसका मतलब इसके पास जो प्रोबेबिलिटी है इसको बनने की, वो 6 में से एक हाइड्रोजन से किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाने वाला है, ठीक है ना। और इसको बनने के लिए उसको 2 हाइड्रोजन मिलना चाहिए, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये प्रोडक्ट कितना बनेगा और ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बात तो समझ में आ रही है कि ये बात प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है ना, कि जिस टाइप के हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस टाइप का प्रोडक्ट बनने का चांसेस इस मैकेनिज्म के दौरान, है ना, जब हम लोग पढ़ चुके हैं सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उस टाइप का प्रोडक्ट बनने का जो चांसेस है वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस तरह के हाइड्रोजन जो है वो, है ना, इससे कोलाइड करें। मतलब एक फैक्टर जिस पर डिपेंड कर रहा है वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर है वो ऑफ कोर्स रेट फैक्टर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इससे हर कोलिजन प्रोडक्ट बना ही दे, है ना। क्योंकि हमको ये तो मालूम है कि सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन जो है उसमें अगर क्लोरीनेशन होगा तो इसका रेट प्राइमरी वाले से ज़्यादा होने वाला है। मतलब ऐसे समझो इस बात को ओवरऑल कि भाई प्राइमरी से रिएक्ट करने के लिए, है ना, क्लोरीन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अब वो बात भूल जाओ, फिर से आते हैं, समझो वो बात भूल जाइए, सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, अब वो बात हो गई, वो बात हम लोग समझ लिए कि भाई क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एंड ब्रोमीन इज़ मोर सेलेक्टिव। अब एक ही की बात करते हैं फिलहाल, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना बात। मतलब अब इसमें परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपने को पास सिर्फ क्लोरीन दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्लोरीन के बारे में ही सोचेंगे। अब यहाँ पर वो हम ब्रोमीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे, है ना, वो हो गई बात, वो समझ में आ गया, उसका एक आउटकम है, उसका एक आउटपुट है जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो पहले इस बात को समझा जाए, है ना। देखो, तो क्लोरीनेशन में अगर याद करिए तो प्राइमरी का रेट
सबसे स्लो होता था क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता था, और टर्शरी का रेट सबसे कम होता था, टर्शरी का रेट सबसे ज़्यादा होता था क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होता था। बनाए थे यहाँ पर ग्राफ, याद है ना। तो अब क्योंकि क्लोरीन दिया है तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनने का रेट सेकेंडरी प्रोडक्ट बनने के रेट से तो कम होगा ही ना। मतलब प्राइमरी का प्रोडक्ट बनने का जो रेट होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन रेट कम होगा नहीं। और सेकेंडरी बनने के चांसेस कम है, मतलब प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन रेट ज़्यादा होगा। तो अब इस बात को ऐसे समझा जाए कि कोलिजन हो रहा है 10 बार, ठीक है। 10 बार में से अगर मान लीजिए 10 बार प्राइमरी से कोलिजन हो रहा है तो 9 बार या मान लीजिए 5 बार प्रोडक्ट बन जा रहा है ना, 10 बार, क्योंकि रेट कम है। जरूरी नहीं कि हर मॉलिक्यूल कोलाइड करे वो प्रोडक्ट बना ही दे। लेकिन सेकेंडरी के साथ मान लीजिए 10 बार कोलिजन हो रहा है तो अब सेकेंडरी के साथ 10 बार नहीं होगा, मान लो उससे कम हो रहा है, 5 बार ही हो रहा है या 6 बार कोलिजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कोलिजन के चांसेस कम हो गए। लेकिन इस बार रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है मतलब अब 6 में से 6 कोलिजन में से चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि हर ज़्यादातर बार प्रोडक्ट बन जाए। समझे ना मेरी बात। मतलब जो X% बन रहा है और जो Y% बन रहा है ना, ये दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है। दोनों बात कौन सी, कि इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना है कि उस टाइप के हाइड्रोजन के साथ कोलिजन हो, और उसका रेट कम है या ज़्यादा है, इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है। बोलो भाई, है ना। तो इन दोनों बातों पर इसका परसेंट जो है वो डिपेंड करने वाला है। तो चलो देखा जाए, है ना। देखो तो परसेंटेज ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, है ना, दो बातों पर डिपेंड करता है। एक रेट फैक्टर पर, जो बात की हम लोग, और एक किस पर डिपेंड करता है, किस पर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलिए तो जरा, है ना। रेट फैक्टर को मान लो हम लोग स्मॉल r बोल देते हैं, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर को मान लो हम लोग p बोल देते हैं। कुछ भी नाम दिया जा सकता है। हमने रेट फैक्टर को r दे दिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर को p दे दिया। तो और ये बात हम लोगों ने देख ली है कि जो परसेंट है वो इन दोनों पर साइमल्टेनियसली डिपेंड करेगा। एक के साथ कोलिजन ज़्यादा हो रहा होगा लेकिन रेट कम है, दूसरे के साथ कोलिजन कम हो रहा होगा लेकिन। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इसको जो परसेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा दोनों पर ना, रेट फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर, दोनों पर साइमल्टेनियसली डिपेंड करने वाला है, नहीं। तो आई थिंक ये एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि देखो क्या है कि कितने हाइड्रोजन हैं जिनसे कोलिजन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा और उनका रिलेटिव रेट क्या है ना, इस बात पर ये परसेंट डिपेंड करने वाला है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो इस परसेंट को गवर्न करेंगे। और थोड़ा समझ लिया जाए दोनों के बारे में। प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो क्लियर है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन हैं जिनसे कोलिजन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये मतलब कितने हाइड्रोजन हैं जिनसे कोलिजन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 में से किसी एक से अगर कोलिजन हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट अपना बन जाएगा, है ना। और ये वाला 2 हाइड्रोजन वाला होगा, है ना, कि 2 हाइड्रोजन से कोलिजन होकर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर अपना क्लियर है। रेट फैक्टर की बात कर लें, है ना। तो अगर हम लोग रेट फैक्टर की बात करें तो देखिए जरा, है ना, अगर हम लोग बात करें फॉर क्लोरीनेशन, है ना, फॉर क्लोरीनेशन टाइप ऑफ हाइड्रोजन और उसका रिलेटिव रेट फैक्टर क्या है, ठीक है। देखो तो जरा, तो ये बात अब इंफॉर्मेटिव है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आपको इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखनी पड़ेगी, है ना। कि जैसे मान लीजिए अपने पास 3 टाइप के हाइड्रोजन हो सकते हैं, या तो प्राइमरी हो सकता है, या सेकेंडरी हो सकता है, या क्या हो सकता है, टर्शरी हो सकता है ना। और क्लोरीनेशन के लिए जो रेट है, क्लोरीनेशन के लिए, तो प्राइमरी हाइड्रोजन से, है ना, अगर कोलिजन हो
तो मान लिया कि उसका रेट जो है वो 1 है, ठीक है। मतलब ऐसे समझा जाए किसी भी रेट से हो सकता है रिएक्शन, जो भी रेट आया XYZ जो भी है उसको मैंने बोल दिया 1 क्लोरीनेशन के केस में। तो अब अगर जब सेकेंडरी से कोलिजन हुआ तो उसका रेट क्या होगा, प्राइमरी वाले से कम होगा या प्राइमरी वाले से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका भी कुछ आया होगा XYZ, कुछ भी एक वैल्यू आ सकती है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 बोल दिया है तो उसका जो रेट का वैल्यू आया वो इसके तुलना में कितना टाइम्स ज़्यादा है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। समझ गए बात ना, क्या बोल रहा हूँ मैं कि प्राइमरी के लिए जो भी रेट आया था उसको मैंने 1 बोल दिया, तो सेकेंडरी के लिए जो रेट आया वो इसके कंपैरिजन में उसका रेट फैक्टर कितना ज़्यादा है। तो क्लोरीनेशन के लिए जो अगर प्राइमरी रिलेटिव रेट 1 से रिएक्ट कर रहा है तो जो सेकेंडरी वाला होगा वो प्राइमरी की तुलना में 3.8 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। क्लियर इनफ। और जो टर्शरी वाला होगा वो प्राइमरी की तुलना में 5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। फॉर किसके लिए, क्लोरीनेशन के लिए। अब अगर हम लोग बात करें फॉर ब्रोमिनेशन, रेट फैक्टर है ना, ये हटा दो यहाँ से क्योंकि हम लोग यहीं पर दोनों लिख दे रहे हैं, है ना। तो क्लोरीनेशन के लिए प्राइमरी वाला का जो भी रेट था उसको 1 बोल दिया तो ये 3.8 हो गया, ये 5 हो गया। ब्रोमिनेशन के लिए रेट फैक्टर की बात करें तो प्राइमरी के लिए जो भी रेट था अगर उसको 1 बोल दें तो जो सेकेंडरी के लिए जो रेट आता है वो प्राइमरी की तुलना में कितना आता है, 82 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से, है ना। मतलब सेकेंडरी वाला प्राइमरी वाले से 82 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है और टर्शरी वाला 1600 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से इसकी तुलना में रिएक्ट करता है। क्यों ऐसा हुआ, याद करिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी RDS का। तो हम लोग बात करें ना, इट इज़ मोर सेलेक्टिव। वाई दिस इज़ मोर सेलेक्टिव, क्योंकि अगर इससे 1 से कर रहा है तो टर्शरी वाले से 1600 गुना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए कि टर्शरी वाले से ही तो ये रिएक्ट कर रहा है, इसके कंपैरिजन में इनका रेट क्या है, कुछ नहीं, समझ गए। लेकिन इसमें उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से ये आया हुआ है। इतनी बात आई समझ में। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ और मेरा सवाल है जहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये बताइए बेटा कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के केस में प्राइमरी हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए जो दोनों का रेट है वो तो बराबर है, और हम लोगों ने तो बात दूसरी की है, याद है, सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। हम बोले थे क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज़ मोर सिलेक्टिव। लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी टाइप के हाइड्रोजन से रिएक्ट करने में जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का है ना, वो दोनों का रेट तो बराबर है। ये कैसे हो गया, है ना। तो देखो यही कन्फ्यूजन होता है, ये बराबर नहीं है। इसका रेट कुछ x रहा, उसको 1 बोल दिया तो उसकी तुलना में ये इतना गुना, ये इतना गुना। इसका रेट कुछ y रहा तो उसको 1 बोल दिया तो इसकी तुलना में ये इतना गुना, ये इतना गुना। इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये बराबर, ये अभी भी x है और ये y है ना। तो और x और y में रेट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। अभी भी प्राइमरी हाइड्रोजन फॉर क्लोरीनेशन अगर रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा ब्रोमिनेशन की तुलना में। इसमें मत कन्फ्यूजन है कि दोनों को 1 लिख दिया है, मैंने ये रिलेटिव 1 लिखा है। मतलब ये इसका x रेट से था तो उसको 1 बोल दिया, इसका y रेट से था उसको 1 बोल दिया, और उसके कंपैरिजन में बाकी का रेट निकाला जा रहा है। तो ये हो गया रेट फैक्टर दोनों का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग इसमें परसेंट कैलकुलेट करते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए सब लोग, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यही वाला ले लिया हम लोगों ने, CH3 CH2 CH3, और इसका मान लो हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं और अपने को एक प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 CH2Cl, और एक प्रोडक्ट मिल गया CH3
CHCl CH3, ये है x% और ये है अपना y%, और ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर जो परसेंट का फॉर्मूला लगा दें हम, परसेंटेज ऑफ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये x% है, ठीक है, तो x% का जो कितना बनेगा वो दोनों बात पर डिपेंड कर रहा है, रेट फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे भी। तो हम लोग लिखेंगे कि रेट फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, जिससे ये क्लोरीन, जिस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर आ रहा है क्लोरीन, उस तरह के हाइड्रोजन का रेट फैक्टर क्या है और उस तरह के हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है। ये हो गया इसका, और डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय मैं क्या कर रहा हूँ, रेट फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर का समेशन, मतलब इसका प्लस इसका भी, और इनटू क्या कर दे रहा हूँ मैं, 100, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और क्लियर होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x% निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले, अब मुझे x% निकालना है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये क्लोरीन किस हाइड्रोजन को, किस टाइप के हाइड्रोजन को निकाल कर आया है, तो उसका रेट फैक्टर मैं लिखने वाला हूँ। तो बताओ भाई, ये यहाँ पे जुड़ा है, मतलब किस टाइप के हाइड्रोजन को निकाला है, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है बताओ तो जरा, ये वाला प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो मैं रेट फैक्टर इसका लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी के लिए हम लोग देखे थे कि जो रेट फैक्टर है 1 होता है। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताओ, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब कि ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटा के क्लोरीन ये प्रोडक्ट बना सकता है ना, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं, तो 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन में से किसी एक को भी अगर ये रिप्लेस कर दिया क्लोरीन, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो 6 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R इंटू P, मतलब इसका प्लस इसका, तो इसका भी लिखोगे 1 इंटू 6 प्लस इसका क्या लिखोगे, जरा बताओ इसका क्या लिखोगे, इसका R इंटू P क्या लिखोगे, इसका रेट फैक्टर बोलो जरा मुझे। तो क्लोरीन यहाँ पर आया है ना, तो ये किस टाइप का हाइड्रोजन हटाया है, सेकेंडरी। तो अगर ये 1 होता था तो इसका रेट फैक्टर कितना होता था, क्लोरीनेशन के लिए 3.8 टाइम्स होता था, बोलिए। तो मैं उसका रेट फैक्टर 3.8 लिख दे रहा हूँ, इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलो कितना लिखूँ इसका, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिसको हटाकर ये प्रोडक्ट मिलेगा, 2 में से किसी एक से भी कोलिजन हो जाए तो यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हो गया, 2, ये मतलब हुआ समेशन का, है ना, और इनटू क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। बोलो आया समझ में, है ना, ऐसे करेंगे। तो ये हो गया। अब अगर y% निकालना है, जरा एक बार एक्सप्रेशन लिखो आप, है ना, एक्सप्रेशन लिखिए। देखो क्योंकि यहाँ पर 2 ही हैं तो 100 माइनस दिस कर दोगे तो भी अपना आंसर हो ही जाने वाला है ना। लेकिन अगर एक्सप्रेशन लिखना होगा अपने को, तो हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे जरा बताओ। हम लोग लिखेंगे, सीधा यहाँ पर आते हैं, तो उसका ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, अभी नहीं, 3.8 इंटू 2 डिवाइड बाई समेशन, मतलब 1 इंटू 6 प्लस 3.8 इंटू 2 इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये और ये कितना परसेंट, ये 6 है और ये कितना है, 7.6 है, नहीं तो 7.6 है और ये 6 है, मतलब ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, है ना। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, न्यूमरेटर ये ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये 7.6 है और ये 6 है, तो जब डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू से दोनों में, तो बहुत बड़ा परसेंट का अंतर तो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मेजर माइनर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन मान लो अगर यहीं पर ब्रोमीन होता, यहीं पर अगर ब्रोमीन होता, तो ज़रा मुझे बताओ कि क्या आंसर आता, कितना परसेंट आता अगर मैं ब्रोमिनेशन करा रहा होता। तो CH3 CH2 CH2Br और प्लस CH3 CHBr CH3, ठीक है। मान लीजिए इस बार ये Z% है और ये M% है, तो ज़रा मुझे बताओ कि Z का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं आप।
z% का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? तो ज़रा लिखते हैं। आप लिख लो, पहले पॉज कर लो, आप लिख लो, देखो सही लिखे हो क्या, फिर हम लोग इसको बात करते हैं। ठीक है, एक बार देखो तो, है ना, देखो तो लिख लिया होगा। तो z% मैं लिख रहा हूँ, तो ऐसे का रेट परसेंट प्राइमरी टाइप का है, तो प्राइमरी का रेट r कितना होता है 1, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसमें कितना लिख दोगे 6 बटा में 1 × 6 प्लस क्या लिखोगे बोलो मुझे, समेशन आता है ना, समेशन, तो 1 × 6 तो इसका लिख दिया। अब इसका क्या लिखोगे, इसका लिखेंगे ऐसा कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, इनटू इसका रेट फैक्टर बोलो, तो इसका रेट फैक्टर लिखोगे 82, और इनटू क्या करोगे इस बार 100 करोगे। ठीक है, और अगर m% आपको निकालना होगा तो वो लिखोगे आप 2 × 82 डिवाइडेड बाय 1 × 6 प्लस 2 × 82 × 100। बोलो जरा, आया है ना, कर लिया। अब इस बार जरा देखो, इस बार इसमें और इसमें मेजर माइनर कौन होगा, देखिए। तो यहाँ पर ये ऊपर 6 आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में तो दोनों सेम है, और यहाँ आ रहा है कितना 164, है ना, तो 164 और ये 6 है, तो सेम वैल्यू से अगर इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो ये कहीं ज़्यादा है इसकी तुलना में, दिखाई दे रहा है। मतलब इस बार ये सर्टेनली मेजर होने वाला है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसीलिए जब अपने को वही बोले थे हम लोग कि सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, तो यहाँ से अगर अपने को ये प्रोडक्ट बनाना होगा तो आप हमेशा ब्रोमीन सेलेक्ट करोगे, क्लोरीन नहीं, है ना, यही बात मैं समझा रहा हूँ। तो परसेंट निकालने आगे सबको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जरा एक इस कॉन्सेप्ट पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पहले कर लो बच्चों, ये वाला कर ही लो, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा कि कैसे किया गया, कैसे हो रहा है, तो वो इस सवाल से क्लियर हो जाएगा। इसमें भी जरा एक बार x और y% निकालो तो जरा, यही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था ना वहाँ पर, सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी में, नहीं यही एग्जाम्पल लिया हुआ था। तो क्लियर भी हो जाएगा कि सही था एक्सपेरिमेंटल परसेंट जो इससे आ रहा है, और जो एक्सपेरिमेंटली आया था सही है क्या, है ना, मतलब लगभग वैल्यू क्या रहेगी। तो ज़रा इसका एक बार आप एक्सप्रेशन लिखिए, x और y% निकालिए, फिर मैं आपको इसमें फिर से एक बार कि कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो चलो पॉज करके इसको कर लीजिए, पॉज के बाद मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखूँगा, ठीक है। देखो तो जरा, तो x% के लिए ऐसे मैं रेट फैक्टर लिखूंगा, तो रेट फैक्टर में यहाँ से प्राइमरी हाइड्रोजन हटा के बन रहा है, तो उसके लिए रेट फैक्टर 1 था, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर में मैं लिखूंगा कि ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटा के ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मेरे इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको दे रहा हूँ। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि मैं प्राइमरी हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि रेट फैक्टर प्राइमरी के लिए लिख दिया तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, ये मैं कभी नहीं बोला ये बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटाकर ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी इसका रेट फैक्टर है, और ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिसको हटा के ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 9 हाइड्रोजन है जिनको हटा के ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर 9 लिख दिया जाएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग आप कंफ्यूज हो रहे होगे बेटा, आपको लग रहा होगा कि सर बोले कि वही बात तो कर रहे हैं लेकिन बोल उसको दूसरी तरह से रहे हैं। नहीं, यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, डिफरेंस लेकिन है, ठीक है ना। है क्या,
ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटा के प्रोडक्ट मिलेगा, और प्राइमरी कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटा के प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 9 है ना, समझ के बात ना, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 9 है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, मैं ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा। तो ठीक है ना, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनको हटा के ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो 9 डिवाइड बाय समेशन। तो समेशन लिखूंगा मैं 1 × 9 प्लस दूसरे वाले का, इसका भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे इसका रेट फैक्टर बताओ, ये कैसा हाइड्रोजन है, टर्शरी। तो ब्रोमिनेशन के केस में टर्शरी का जो रेट होता है वो कितना होता है, 1600 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताओ कि ऐसे कितने हाइड्रोजन जिनको हटा के ये बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक ही है, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये हो गया अपना x%। y% कितना होगा बताओ जरा। तो मैं लिखूंगा रेट फैक्टर, तो लिखूंगा मैं 1600 इंटू ऐसे कितने हाइड्रोजन है, तो 1 डिवाइड बाई 1 × 9 प्लस 1600 इंटू 1 इंटू क्या कर दूंगा। अब बताओ, तो ये करीब 99% के आसपास आएगा क्या, 95% के तो ऊपर ही है। और इसको देखो तो ये एकदम ट्रेसेस में है, क्योंकि ये 1600 है और ये वैल्यू 9 है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए फार एकदम ये ट्रेसेस में बन रहा है और ये एकदम मेजर बन रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और जो थ्योरेटिकल अप्रोच है इस परसेंट को निकालने का, वो लगभग वैल्यूज़ क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो समझे हैं वो बात सही है। क्लियर हुआ। चलो, तो ये क्वेश्चन सबको अब लिखना आ गया, कैसे रखते हैं, कैसे निकालते हैं। अब इस पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम बढ़िया से हम लोग इस बात को समझें। अब एक सवाल मेरी तरफ से ज़रा ट्राई कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा, ये है x, ये है y, ये है z, लेट अस सी ये है m। ठीक है, यही 4 प्रोडक्ट बनेंगे मोनो हैलोजिनेशन में, है ना। आपको फाइंड करना है, फाइंड x x to y x to z x to m, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो पॉज कर लो वीडियो और इसको ज़रा मुझे करके बताओ कैसे होगा। ठीक है, तो अब अपने को परसेंट तो कैलकुलेट करना नहीं है ना, तो हम लोग को सिर्फ रेशियो चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म सब में रखा जाए और फिर रेशियो ले लेंगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा। मतलब अपने को केवल न्यूमरेटर से मतलब है, निकाल लिया होगा सबने, है ना। चलिए, है ना, आपको करना है क्वेश्चन, करेंगे तभी सीखेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि सर तो बता ही रहे, है ना, क्योंकि फिर वो मूवी की तरह चल रहा है ना। आप समझो बात, आप जब तक पेन उठा के खुद नहीं करोगे तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ मूवी, है ना। और ठीक है, आप देख लीजिए और उसके बाद कल भूल जाइए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। देखो अब तो अब मैं x का जो परसेंट का जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा परसेंट क्या, x का ही लिख दिया जाए, परसेंट लिखना जरूरी नहीं क्योंकि रेशियो निकालना है ना। तो x क्या है, ये बना है। इसका किस टाइप का हाइड्रोजन है यहाँ पर, प्राइमरी टाइप का, इतना तो सबको दिख गया होगा, है ना, सब आप निकाल लिए होगे इतना। और ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, कितने हैं, 9, है ना, निकाला होगा, 3 3 6 3 9। लेकिन ध्यान दीजिए, है ना, अगर जिन बच्चों ने ये किया है, देखो वहाँ गलत कर दिया है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा 3 ही हाइड्रोजन है जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ वाले जो हाइड्रोजन है अगर वो हटाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसका और इसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, मैं बार बार वही कह रहा था। यहाँ पकड़ में आई बात वो, है ना, यहाँ उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए।
अब देखो, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 ही है, डिवाइडेड बाय समेशन जो भी है, समेशन r इंटू पी, वो अपने को करना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। तो x में ये लिख दिया, y लिखा जाए, तो y का रेट फैक्टर बोलो मुझे, कौन सा हाइड्रोजन है यहाँ पर, सेकेंडरी है, तो उसको क्लोरीनेशन के केस में 3.8 इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलो मुझे, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, तो 2 डिवाइड बाय समेशन r इंटू पी, क्या z बोलो मुझे, z, हाँ z में बताओ जरा, रेट फैक्टर बोलो मुझे, प्राइमरी है ना तो 1 लिख दूंगा, प्राइमरी है ना ये, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलो मुझे, तो कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनको हटा के ये मिलेगा, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो गया 6, क्योंकि अगर 3 यहाँ में से कोई भी हटाओगे, चाहे यहाँ से कोई भी हटाओगे, प्रोडक्ट वही बनेगा। ये क्लियर है ना सबको? अगर क्लोरीन यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख दूँ तो सेम बात हुई, आईयूपीएसी नेम सेम हुआ, ठीक है ना। तो 1 इंटू में क्या लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाय समेशन r इंटू पी, ठीक है। और अब मैं लिख दूंगा m, और m हो जाएगा रेट फैक्टर बोलो मुझे, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो टर्शरी है, तो हो जाएगा 5 इंटू ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं, तो 1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिवाइड बाय समेशन r इंटू पी, क्या। तो अब x इक्स टू y इक्स टू z इक्स टू m, x 3 इक्स टू y 7.6 इक्स टू z 6 इक्स टू m 5। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो सही किए होगे आप लोग, है ना। तो ये इस बात को हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, तो इतना रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, है ना। बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा। अब एल्केन ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, इसमें थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ और है ना, लेकिन वो ऑलमोस्ट न के बराबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू।